पत्रकार अजय जैन जी के निवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें असम राइफल्स पीड़ित परिवार ने सोशल मीडिया से हेल्प की गुहार लगाई तथा बाद में पत्रकारों को सम्मान पत्र भी भेंट किए। पेश एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता द्वारा। देखिए। आपकी आवाज ऐसी है कि उस आवाज से आज एक परिवार और एक ईमानदार अधिकारी की जान बच सकती है। और मैं आप सबसे, क्योंकि यह एक सनसनीखेज जो खुलासा होने जा रहा है, हो सकता है कि सरकार को यह अच्छा ना लगे, लेकिन सही बात तो यह है कि यह सरकार के ही हित में है कि सरकार भ्रष्टाचार के से संबंधित मामले। सैनिक बलों की तरफ से मेरा नाम किरणपाल सिंह है और मैं जवानों की आवाजों को उठाता रहता हूँ कि असम राइफल से रिटायर्ड कमांडेंट श्रीमान वजीर सिंह साहब सूर्य चक्र विजय साहब जो मेरे साथ है, और ये सूर्य चक्र किन लोगों को प्रदान किया जाता है ये आप सब भली भांति जानते हैं। लेकिन जब अपनी पीड़ा को लेकर एक इतने बड़े वरिष्ठ अधिकारी किसी मुद्दे पर आपके बीच आएंगे तो आप स्वयं समझेंगे। अर्धसैनिक बलों की समस्या तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इसमें से आप ज्यादातर परिचित होंगे कि एक बल है असम राइफल, जो भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। लेकिन इस बल को आज तक भी भारत सरकार ने अपनी गलत और दोगली नीतियों की वजह से दोहरे नियंत्रण में रखा है। धन्यवाद आप सभी पत्रकार बंधुओं का जो इस प्रेस वार्ता में सम्मिलित हुए हैं। मेरा नाम किरणपाल सिंह है और मैं अर्धसैनिक बल संगठनों की तरफ से जवानों के हित में और अनुशासन के हित में आवाजें उठाता रहता हूँ। मीडिया हो, इलेक्ट्रिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, अगर हमारी आवाज सरकार तक पहुंचाएगी तो जो जन सुनवाई केंद्र सरकार ने बनाए हैं उन पर जायज सुनवाई होने लगेगी। प्रेस वार्ता का मुख्य सब्जेक्ट और उद्देश्य है, मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि इससे अलग है एक असम राइफल जो पूर्व उत्तर राज्यों में कठिन परिस्थितियों में हमेशा तैनात होता है। मैं भी उसी बल से हूं और साहब भी है। आधुनिक गृह मंत्रालय करता है सिर्फ नाम के लिए, बाकी इस बल की सारी गतिविधियां ऑपरेशनल से लेकर जो भी होती है वो सेना के अधिकृत होती है। लेकिन मुख्य उद्देश्य आज की वार्ता का है भ्रष्टाचार होता है, उसकी आवाज उठाई जाती है जब, लेकिन यह भ्रष्टाचार देश के सुरक्षा बल और सेनाओं के अंदर पैर पसारने लगे तो ये देश के आने वाले भविष्य और सुरक्षा व्यवस्था के लिए सही नहीं। आजकल एक वीडियो असम राइफल से सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें एक वरिष्ठ अधिकारी कमांडेंट सेकंड इन कमांडेंट श्री ओम दत्त शर्मा जी ने 100 करोड़ से ज्यादा का भ्रष्टाचार होने का और उसको छुपाने का आरोप सोशल मीडिया पर लगाया है। मैंने अभी कुछ समय पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने पूरा बताया था आपको कि हमारे असम राइफल में जो आर्मी के ऑफिसर आते हैं पोस्टिंग, ये बहुत करप्शन करते हैं और हमारे जवानों को, ऑफिसरों को बहुत परेशान करते हैं। मेरे रखा है क्योंकि मेरे हस्बैंड ने इनके द्वारा किए गए बहुत से इनलीगल मैटर के बारे में हमारे माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी के पास बहुत से लेटर लिखे हैं। इन्होंने बहुत हाई लेवल करप्शन के बारे में खुलासा किया है। लेकिन अभी मेरे हस्बैंड की तबीयत 15-20 दिन से बहुत खराब चल रही है। डॉक्टर ने उनको बाहर दिखाने के लिए रेफर किया हुआ है, लेकिन ये लोग उनको बाहर बिल्कुल नहीं जाने दे रहे हैं। इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट कर ली, लेकिन वो लोग बिल्कुल भी इनको बाहर नहीं जाने दे रहे हैं और उनको वहीं पर पेन किलर इंजेक्शन वगैरह दे रहे हैं। और जैसे कि अभी मेरे हस्बैंड ने इन लोगों के खिलाफ बहुत से इनलीगल मैटर और करप्शन के चार्जेस के बारे में बताया है, उसके बाद अभी मेरे पति की जान को बहुत खतरा है और मैं इस वीडियो के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि अब आप सब लोगों को पता चल सके
कि ये कितना घातक ये हो रहा है असम राइफल में, और आप सब लोगों को पता चल जाए कि मेरे हस्बैंड की जान को कितना खतरा है। मेरे हस्बैंड की जान को पूरा खतरा है, इसलिए मैं इस वीडियो को मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बना के भेजा था जुलाई 2020 के दौरान, और अभी फरवरी 2021 चल रहा है, जिसके अंदर मैंने बताया था कि के अंदर किस तरीके से कमांडेंट साहब के निर्देश के अनुसार जवानों को लूटा जा रहा था, जबरदस्ती उनको चीप क्वालिटी का सूट हायर रेट से बेचने के कारण, जिसके लिए जवानों को छुट्टियां रोक दी गई थी और उनकी ह्यूमन राइट्स का वर्षन किया गया था। उसके अलावा MISS फंड पूरा उनको पॉकेट में जाता था और वो किसी को यूज नहीं करते थे। उसके अलावा 21 सेक्टर असम राइफल्स के अंदर भी मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि किस तरीके से मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गवर्नमेंट फंड्स, नेशनल सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज वाले मैटर्स के बारे में मैंने जानकारी दी थी, जिसके बाद मुझे वहां पर मेरी फैमिली बच्चों तक को टारगेट किया गया था। और मैंने लास्ट ईयर एक FIR दर्ज की है अफलोर पुलिस स्टेशन में, क्योंकि जो इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स असम राइफल्स में पोस्टिंग आते हैं, इंडियन आर्मी ने RTI के रिप्लाई में ये क्लैरिफाई किया हुआ है कि देयर इज नो डेपुटेशन ऑफ आर्मी ऑफिसर्स टू असम राइफल्स, लेकिन असम राइफल्स में आने वाले हर आर्मी ऑफिसर पिछले कई डिकेड से, पिछले कई दशकों से डेपुटेशन अलाउंस क्लेम कर रहे हैं, जो इलीगल है, और इसके कारण कई हजार करोड़ रुपए अब तक ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इलीगल तरीके से ले चुके हैं और अभी भी ले रहे हैं। इसकी मैंने FIR दर्ज की है लास्ट ईयर, और अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और मैं सोचता हूँ इसके बाद में हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रेट पिटीशन भी दाखिल करूंगा, ताकि इसका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नुकसान हो रहा है इसको रोका जा सके और उनकी इलीगल एक्टिविटीज के ऊपर में थोड़ा सा अंकुश लगाया जा सके। मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरीके से DG साहब ने असम राइफल्स में 100 करोड़ से ज्यादा की करप्शन को दबाया हुआ है। असम राइफल्स में जो जवानों को सामान इशू किया जाता है ड्रेस वगैरह का, उसके बारे में तो ये पहले फ्री परचेज करके असम राइफल्स के अधिकारी जो हेडक्वार्टर में बैठे हुए वो खरीदते थे और तब जवानों को इशू करते थे। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ आइटम्स के बदले में पैसा देने का निर्णय लिया, उसके बाद में पैसा दिया जाता है, लेकिन जो ऑलरेडी आइटम खरीदा जा चुका था, क्योंकि वो चीप क्वालिटी का था और हाई रेट में खरीदा गया था, और इस बात की जानकारी अलग अलग हेडक्वार्टर से डीजी हेडक्वार्टर को ऑलरेडी ऑफिशियल रिपोर्ट दी गई है, उसके बावजूद उस बात की इंक्वायरी आज तक नहीं की गई। लेकिन उस चीप क्वालिटी के आइटम्स को जो हाई रेट में खरीदा गया था, असम राइफल्स के जवानों को बिक्री करने के लिए हर तरह के जो प्रबंध किए जा रहे हैं, और इसकी इंक्वायरी नहीं की जा रही है, क्योंकि अगर इसकी इंक्वायरी हो गई तो असम राइफल्स में, क्योंकि जो भी प्रोक्योरमेंट होता है वो आर्मी ऑफिसर्स ही करते हैं, जो अलग अलग हेडक्वार्टर से बैठे हुए हैं, डीजी हेडक्वार्टर से बैठे हुए हैं, वही करते हैं। तो अगर इस केस की इंक्वायरी हो जाती है तो उनको जो बोनस सिक्योरिटी है असम राइफल्स में करप्शन करके पैसे कमाने का, ये एक्सपोज हो जाएगा। इसलिए डीजी साहब इस पर बिल्कुल इंक्वायरी पर कोई ध्यान नहीं है, बस वो जवानों को वृद्धि करना है किस तरीके से। और उन्होंने जब यह आरोप लगाया है, शिकायतें अपनी विपक्ष के नेता राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी सबको की है, तो ये और दुर्भाग्य की बात है कि जिस अधिकारी ने इस विषय पर शिकायत की, उस अधिकारी को उसके ही घर में बंधक बना दिया गया। किसके इशारे? यहां तक कि उस अधिकारी को बीमार होने के बाद उपचार तक मुहैया नहीं कराया गया। डॉक्टर ने 4 दिन उसको रेफर किया कि इनको ले जाइए, इनका इलाज जरूरी है, लेकिन असम राइफल्स के लचीले प्रशासन ने अपनी तानाशाही के रवैये से उस अधिकारी को रेफर नहीं किया, और आज वो अधिकारी बहुत ही गंभीर बीमारी स्थिति में है, मानसिक तनाव भी है। अधिकारी के परिवारजन, उनके बेटे मेरे साथ में आए, इन्होंने बोला भाई हमारी आप आ जाइए, आप हमारी आप बात को बताइए। हमने अपने वरिष्ठ अधिकारी महोदय से सलाह ली कि सर क्या किया जाए। मैंने संबंधित विषय पर 5 तारीख को गृह मंत्री जी अमित शाह जी को जानकारी दी थी। उन्होंने इस पर क्या कार्रवाई की है मुझे पता नहीं। इससे पहले भी मैं जब यह विषय उठाता तो जी किशन रेड्डी जी से मेरी फोन पर भी बात हुई और मैंने उनको बोला भी था, लेकिन उसके बीच में भी अधिकारी को कोई भी संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ। यहाँ तक कि दूसरी दुर्भाग्य की बात यह है कि उस अधिकारी ने असम हाईकोर्ट के अंदर जो केस फाइल किया, उस केस के अंदर भी ये लिखा गया, साहब आपको बताएंगे कि
इसको जो है अपना डिफेंस का मौका दिया जाए, लेकिन नहीं दिया गया। मैं आपको ये सारी बातें बाद में बताऊंगा। तो आपसे मैं चाहूंगा कि अभी जो हमारे साहब है संबंधित विषय पर ये प्रकाश डालें और असम राइफल की सूची बताए। ये भ्रष्टाचार सिर्फ एक है। इससे बाद में मैं आपको बताऊंगा कि 454 करोड़ से लेकर 700 करोड़ तक कोरोना महामारी के दौरान असम राइफल्स मुख्यालय ने निजी बैंकों में निवेश किया, जबकि वो पैसा जवानों का था। और अगर हमने उस पर जानकारी मांगी है तो वो जानकारी हमको नहीं दी गई। उसके विषय में मैं आपसे बात करूंगा, तो साहब आपको अभी बताएंगे। जैसे किरणपाल ने बताया, मैं 39 ईयर्स सर्विस करके असम राइफल से रिटायर हुआ हूँ और हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम जितनी भी है मेरे नॉलेज में है, मैं जानता हूँ। क्योंकि 39 ईयर यहाँ पे 4 बंधु बैठे, उनकी उम्र भी नहीं होगी, 3 साल में उस फोर्स में सर्विस करके आया हूँ। उसकी पेंशन थोड़ी है। और एक बात और आपको बता दो, 2004 के बाद तो पेंशन ही नहीं है हमारे जवानों की। 2004 के बाद पेंशन नहीं है। आज जमाने में देखो, हर किसान को पेंशन, सबको पेंशन, इसको पेंशन, उसको पेंशन। हमारे जवान गोली के सामने खड़े हैं तो उनको पेंशन नहीं है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप ये मुद्दा उठाइए मीडिया में कि हमारे जवानों को पुरानी पेंशन स्कीम मिलनी चाहिए। अरे हमारा क्या, हम और मंत्रालय के तीनों MOS को, गृह मंत्री जी को, माननीय प्राइम मिनिस्टर जी को हमने सबको बताया है कि आप कुछ मत करिए। 1972 में जो विधेयक बना आप इसको लागू कर दीजिए। अब जो वहाँ पे महानिदेशक महोदय बैठे हैं, अगर उनको मैं कोई पत्र देता हूँ तो वो मेरे को भी एक शब्द लिख देते हैं कि भाई ये तो हैबिचुअल क्रिमिनल है। मेरा नाम किरणपाल सिंह है, मैं जवानों के लिए आवाज उठाता हूँ और मेरा ऑल इंडिया किसी भी कहीं पर भी मेरे विरुद्ध कोई शिकायत नहीं है। लेकिन इस तरह से ले डाउन कर देना, शिकायत को समाप्त कर देना, ये सिर्फ वहाँ पे सेना के अधिकारियों ने जो डेपुटेशन पे गए हैं वो अपनी डेपुटेशन को बरकरार रखने के लिए हमारे अफसरों का भी शोषण कर रहे हैं, हमारे जवानों का भी शोषण कर रहे हैं। और इस शोषण का मुख्य उद्देश्य उनके मन में क्या है वो तो खुद बताएंगे। लेकिन हम उनके विरुद्ध आज भी नहीं है, कल भी नहीं थे और आने वाले कल में नहीं रहेंगे। लेकिन उनकी जो डेपुटेशन असम राइफल्स में है वो पूरी तरह से गैर संवैधानिक है। पहले अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम संगीत कुमार है। मेरे पिता श्री ओम शर्मा है। ऐसा जो ऑर्गेनाइजेशन में दिक्कत है वो तो सर ने आपको बताई दी है। एज अ फैमिली में सिर्फ आपसे इतना कहूँगा कि मेरे फादर ने कुछ जो गलत हो रहा था ऑर्गेनाइजेशन में उसके खिलाफ आवाज उठाई। बेसिकली जो 100 करोड़ रुपये का जो करप्शन है उसके उनके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी हैं, सारे सबूत हैं उनके पास। ये जब उन लोगों को पता चला तो उनको एक बहस करने के लिए एक अफसर को उनके लैपटॉप से छीना गया, उनका मोबाइल से छीना गया, इलीगली। क्यों छीना गया कुछ नहीं बताया। 15 दिन तक हमारी उनसे बात भी नहीं हुई कि हमारे फादर कहाँ हैं, उनकी तबीयत कैसी है, क्या उनके साथ कर रहे हैं, कुछ भी हमें पता नहीं चला। बाद में हमारी उनसे बात हुई, जैसे तैसे बात करी हमने उनसे। उनको मेंटली हैरेस कर रहे हैं वो लोग, एक कहूँ तो टॉर्चर कर रहे हैं, हैरेस कर दिया कि बाहर नहीं जाने दे रहे हैं, किसी से बात नहीं करने दे रहे हैं। थोड़ी बहुत हो रही है। क्या डिपार्टमेंट से आपने इस वजह में कोई डिमांड की कि इनका ट्रीटमेंट में मौजूद रहती है या हमें मिलने दिया जाए, कोई रिटर्न पेपर या ऐसा कुछ? सर ये बात मेरे फादर ने वहाँ उनसे उठाई है कि कराए वो लोग, मगर वो लोग नहीं करवा रहे। 4 बार उनको रेफर भी करा था, उसके बाद भी उनकी हालत जब बहुत खराब हुई, उनके स्पाइनल कॉर्ड में बहुत दिक्कत हो गई। आज भी वो ऑन बेड है, चल फिर बहुत मुश्किल से चल पा रहे हैं। मेडिकल डॉक्यूमेंट है यहाँ पे। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद खाना पूर्ति का ट्रीटमेंट उनको दे रहे हैं वो लोग। जब 3 बार को रेफर करा था तो सिर्फ पेन किलर दिए जा रहे थे, ट्रीटमेंट तक नहीं दिया। बोला कि सिर्फ पेन किलर पे चलने दो इस इंसान को, ट्रीटमेंट भी नहीं दिया था। हालत बहुत खराब हुई, उसके बाद जाके एक हॉस्पिटल में लिए गए। वहाँ पे भी इतना अच्छा इलाज है नहीं, वहाँ जंगलों में खाना पूर्ति चल रही है आज भी। तो यही मैं कहना चाहता हूँ फैमिली की, मेरे फादर को प्रॉपर ट्रीटमेंट तो दें कम से कम। अपना जो इंक्वायरी है थर्ड पार्टी से करवाएं, जिससे कि जो सबूत मेरे फादर के पास हैं उसके ऊपर एक्शन लिया जा सके। कोई दोस्त वगैरह, कोई साथी वगैरह ऐसा हर एक के साथ होता है जो आगे थोड़ी सी कर कवर देता है, इस टाइप का कोई भी नहीं था उनका, किसी से वास्ता नहीं रखते थे। मैं आपको ये बात पहले बता सकता हूँ, आप लोग किसी से मिले नजर आ रही है, हाउस अरेस्ट आप सोच रहे हो ना। परिचय जानना चाहूँगा क्योंकि किरणपाल जी ने आपका परिचय बताया था, तो आपका थोड़ा परिचय। मैं रिटायर्ड कमांडेंट वजीर सिंह पंगाड़, असम से रिटायर 39 ईयर सर्विस करके रिटायर हुआ हूँ जी।
और जो हमने आज प्रेस के थ्रू 2 मुद्दे उठाए कि भाई हमारा जो दोहरी कमांड असम राइफल को उसको MOD में लिया जाए, ताकि एक आदमी का कंट्रोल रहेगा, उसमें कोई भ्रष्टाचार के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। लेकिन अभी कोई भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, पे काम MOD कराता है। जो आपने अभी सोशल मीडिया के सामने मुद्दे रखे, हाँ, सोशल मीडिया ने उस चीज़ को समझा परखा, हाँ, और उस पर विचार करें। हाँ। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि जो आपका पूरा आरोप है वो गृह मंत्रालय पे, आखिर इसमें कौन मेन अभी किसको मान के चल रहे हैं? मेन कौन है फिर? इसमें मेन तो गृह मंत्रालय ही है, क्योंकि पैसे वो देता है, हिसाब वो रखता नहीं है, तो गृह मंत्रालय है मेन। तो इसमें अभी कितने करोड़ का उड़ाना लगा रहे हैं उसके ऊपर? अभी जो लड़का, जो हमारा अफसर ओमदत्त शर्मा, उसने 100 करोड़ का उसके पास प्रूफ है। अगर उसको प्रूफ नहीं करने दे रहे हैं और उसको अरेस्ट कर ले। और अब आगे हुआ है इससे, ये तो जो घोटाला हुआ बहुत पहले से हुआ होगा, उस बीच में किसी ने कोई कार्रवाई करी नहीं, देखभाल नहीं करी। ऐसा है ना कि हमारे क्या होता है, ऑडिट होता है 1 साल के बाद, जी। ये चीजें ऑडिट में पता लगता तो है। 1 साल के अंदर इतना पाया गया? 1 साल के बाद अभी वो तो देखो ऊपर तो वही बता सकता है, लेकिन उसके जो हिसाब से हमने जो मीडिया में बात आई और उसने जो दिया है तो 100 करोड़ का है। 100 करोड़ का? हाँ, उसने ये मुद्दा उठाया। चलिए, मीडिया से सहयोग चाहते हैं आप? हाँ बिल्कुल, मीडिया, और हम आशा भी करते हैं मीडिया इन चीज़ों को उठाएगा। और परिवार उसका क्या चाहता है? परिवार भी तो कुछ चाहता होगा ना? परिवार की क्या? देखो, परिवार तो उसको ये चाहता है कि अभी उसको बीमार है, उसको अच्छी ट्रीटमेंट, हाँ, हॉस्पिटल में एडमिट, अच्छे हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट करा जाए, क्योंकि अब वो चल फिर नहीं सकता है। जी जी, वो बेड पे है, अभी चल फिर नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। उसका पत्रकारों के लिए यहाँ पर नोटिस में या इस टाइप कोई टेस्ट हो होती है ना लगातार, क्योंकि ना तो पत्रकार इतना सक्षम है कि वो खुद से बहुत बड़ा मीडिया हाउस बना सके, और ना ही कोई हम चाहते हैं। जो हमारा कैटेगरी है, उस कैटेगरी में डेली कुछ ना कुछ बात तो लगा देते हैं, लेकिन उसके लिए कोई भी सुविधा सरकार की तरफ से नहीं है। मैं इसका कारण बताता हूँ, उसका कारण भी हम ही लोग। इसका कारण हम ही लोग क्यों है? क्योंकि हमने 2-4 नेता अपने पकड़े हुए हैं, अपने 2-4 नेता पकड़े हुए हैं, अपने 2-4 थाने पकड़े हुए, अपने 2-4 पॉइंट पकड़े हुए, और उन पॉइंटों को ना तो हम छोड़ना चाहते, ना उन नेता को छोड़ना चाहते, ना उन थानों को छोड़ना चाहते, और उन्हीं 2-4 से हमारी वो रोटी, वो जीविका चल रही है, जिसके लिए हम इस देश में हैं। तो कौन है? अबे बेटे आ जाए, ये हाथ में जैसे आ लाइन में मेरा सबसे छोटा सिक्का है डॉक्टर भाई, अपने पतिया यही करेंगे इंद्र कुमार जी। मोहम्मद पढ़ने आ जाते हैं, फोटो साफ आता नहीं यहाँ से। हमारे को मैं जब आगे जाएंगी नहीं सुबह से मैं चल रहे बच्चे मेरे साथ कमेटी है, और करीबन 12 हाँ 3 समय पहले हमारे साथ जुड़ी है, अभी सीखना हुआ है पत्रकारिता में। और इस भाई ने भी हराया हमने शेर संदीप तो आएगा नहीं, नंबर 82 आप लोगों से फोटो है ना? एक मिनट